अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सॉरी, मैंने माजरत की, मैं सिगरेट नहीं पीता। मेरे साथ रहोगे तो आदी हो जाओगे। उसने गुफ्तगू की इब्तदा ही इंतहाई बेतकल्लफी और भूंडे अंदाज में की, फिर सिगरेट जलाकर एक तवील कश लेता हुआ बोला, तुम खुशकिस्मत हो कि बड़े साहब ने तुम्हें मेरे साथ लगा दिया। मैं कोशिश करूंगा कि तुमको बहुत जल्द मकामी हालात से बाखबर करने के बाद कोई ऐसी प्राइज पोस्ट वाला दिला दूं जो हर एतबार से तुम्हारे लिए फायदा मंद साबित हो। मैं उसकी बात का मफहूम समझ रहा था। उसके जुमलों की साखत बता रही थी कि वो ना सिर्फ एक नंबर का रिश्वतखोर है बल्कि इंतहाई ढीठ और मगरूर भी है। मैंने तुम्हारी पटना वाली फाइल देखी है। उसने इंतहाई बाजारी अंदाज में कसीफ धुएं के छोटे बड़े दायरे मुंह से खारिज करते हुए निहायत दीदा दलेरी से कहा कि तुम एक ईमानदार अफीसर रहे हो, लेकिन अब वो अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर मैनीखेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या यहाँ पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को सीक्रेट नहीं रखा जाता? मैंने ताज्जुब से पूछा। रखा जाता है, बुखारी शाने उचकाकर बोला। बड़े साहब अपनी ड्यूटी में बहुत मोहतात रहने के आदी हैं, लेकिन दूसरों की हद तक। मैं समझा नहीं। मैंने पहलू बदल कर पूछा, दूसरों की हद तक से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है निहायत वाज़ा था। उसने बड़ी लापरवाही से अपने जुमले का मफहूम समझाते हुए कहा, मेरे और बड़े साहब के दरमियान कोई बात राज नहीं रहती, शायद इसलिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दूसरे हाथ को भी शामिल करना जरूरी होता है, क्या समझे? उसने अपना आखिरी जुमला बाईं आंख झपका कर अदा किया तो मैं अपनी निशस्त पर कसमसा कर रह गया। तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए मैं एक बात खुलकर बता दूं। इस बार उसने कदरे बदले हुए अंदाज में कहा, इंसान को जैसा देश वैसा भेष के असूलों पर अमल करना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करते वो बड़े घाटे में रहते हैं। मैं आपकी बातों का मकसद कुछ कुछ समझ रहा हूँ, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। कुछ नहीं मिस्टर आजर, बुखारी ने मेरी संजीदगी को महसूस करके बड़ी साफ गोई से कहा, तुम्हें बहुत कुछ समझना पड़ेगा। ना समझोगे तो शायद ढाका में ज्यादा अरसा ना रह सको। क्या मतलब? मैंने गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल के फार्मूले पर अमल करने की खातिर तेवर बदले तो बुखारी ने फिर एक तवील कश लेकर सारा धुआं मेरी तरफ उड़ाते हुए जवाब दिया, मतलब यह है मेरी जान कि ईमानदारी का ढोंग इस तरह रचाओ कि किसी को तुम्हारी जानब उंगली उठाने का मौका ना मिले, लेकिन काम वो करो जिससे तुम्हारी माली हालत भी मुस्तहकम रहे और अफसरान भी खुश रहें। और अगर कोई ऐसा ना कर सके तो मैंने खून का घूंट पी कर सवाल किया, मेरी जबान में उसे बदनसीब कहा जाएगा। उसने खुलकर कहा, जिंदगी में तरक्की करने के मौके बार बार नहीं मिलते। इसके अलावा बहती गंगा में हाथ ना धोना भी मेरे नजदीक महज हमाकत है। आप शायद जिस हमाम में सब मादरजाद नंगे हों, वहां एक दो अफराद का लिबास में होना बड़ा मायूब समझा जाता है। बुखारी ने मेरी बात काट कर तेजी से उठते हुए कहा, तुम 2-1 रोज तक मेरी बातों पर गौर कर लो, उसके बाद कोई फैसला करना। मुझे या बड़े साहब को ऐसी कोई जल्दी भी नहीं। ठीक है, मैंने कुछ सोचकर सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं आपके मशवरों पर गौर करने की कोशिश करूंगा। 2-4 बातों को और जहन नशीन कर लो। इस बार बुखारी ने मुझे बड़ी रौनक से घूरते हुए कहा, जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं उनके बारे किसी और से मशवरा करने की गलती मत करना। हो सकता है सरूज तुमसे घुलने मिलने की कोशिश करे, लेकिन उससे दूर ही रहना, वरना मुमकिन है तुम्हारी पोस्टिंग किसी ऐसे दूर दराज इलाके में कर दी जाए जिसके बारे में दूसरे सोचना भी पसंद नहीं करते। एक बात और, किसी सफारिश या बड़े आदमियों के ताल्लुकात को कभी दरमियान में लाने की गलती ना करना,
बड़े साहब ऐसे मातहतों को पसंद नहीं करते। मैं आपकी बातों का ख्याल रखूंगा। मैंने दिल पर जबल करके सादगी से कहा। तुम्हारा कयाम कहाँ है? पुल्डन मैदान के करीब 2 कमरों का एक अपार्टमेंट हासिल किया है। फोन है वहाँ? जी नहीं। डोंट वरी, बुखारी ने मेरा पता नोट करते हुए निहायत फराख दिली से कहा। 2 रोज के अंदर अंदर मैं तुम्हारे लिए फोन का बंदोबस्त भी करा दूंगा। शुक्रिया, मैंने इनकसारी का इजहार किया। मैं कल ही आपको दरख्वास्त लिखकर। नॉनसेंस, वो मगरूर लहजे में बोला। जहां बुखारी का नाम दरमियान में आ जाए वहां दरख्वास्तों की जरूरत नहीं पड़ती, क्या समझे? समझ गया। मुझे मजबूरन मुस्कुराना पड़ा। एक आखिरी बात और समझ लो, तजम्मुल बुखारी ने किसी जहरीले नाक की तरह कैंचली बदल कर फूंकारते हुए कहा। जिस रोज तुम्हारे तबादले के आर्डर मसूल हुए थे, बड़े साहब के मखसूस आदमियों ने अपना काम शुरू कर दिया था। मुझे यकीन है कि बास को तुम्हारे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से लेकर आज तक की तमाम रिपोर्ट मिल चुकी होगी। मेरा मशवरा है कि तुम अपने साये से भी महफूज रहना। बुखारी अपना जुमला मुकम्मल करके तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे मैं भी बाहर निकला तो महकमे के कुछ इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे। उनसे रस्मी अलैको सलैक करने के बाद मैं रहीमुद्दीन के पीए के कमरे में दोबारा गया। सरोज कोई ज़रूरी ड्राफ्ट टाइप करने में मसरूफ़ था। मैं खामोशी से एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। 10 मिनट बाद उसने फारग होकर मेरी तरफ देखा और इस तरह चौंका जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसकी वो हरकत मेरे लिए तअज्जुब खेज और हैरान कुन थी, इसलिए कि मुझे उससे मुलाकात किए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी। उसने कॉन्फ्रेंस रूम में भेजने से पेशतर मुझसे बड़ी खुश मजाजी से कहा था कि आप मीटिंग अटेंड कर लें, उसके बाद मुलाकातें होती रहेंगी। लेकिन अब उसकी नज़रों में अजनबियत का एहसास था। मैं गड़बड़ा कर रह गया। मैंने दोबारा अपना तारफ़ कराया तो वो खुश्क लहजे में बोला, आपको फ़िलहाल मिस्टर तजम्मुल बुखारी के साथ अटैच किया गया है। आपकी पोस्टिंग का अनहसार भी मिस्टर बुखारी की रिपोर्ट पर होगा। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके बारे में भी मिस्टर बुखारी आपको बेहतर तौर पर बता सकते हैं। मेरे जहन में बुखारी के वो जुमले गूंजने लगे जो उसने ख़ास तौर पर सरोज के बारे में कहे थे। ऐन मुमकिन था कि सरोज ने भी मुझसे इसी वजह से बेइतनाई बरती हो कि उसे भी रहीमुद्दीन के फैसले का इल्म हो गया हो और वो अपनी जगह मुहतात हो गया। बहरहाल मैंने वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा और रस्मी तौर पर सलाम करके बाहर आ गया। नए दफ्तर में पहले रोज़ का तजर्बा ही मेरे लिए खासा परेशान कुन साबित हुआ। बुखारी ने जिस अंदाज में खुल कर बातें की थीं, उसके वाज़े मतलब यही निकलते थे कि अगर मुझे मुलाजमत बरकरार रखनी है तो ईमानदारी का चोला उतारना होगा। बेसौरते देगर मुझे सज़ा के तौर पर किसी ऐसी जगह तैनात किया जा सकता था जहां ज़िंदगी की सारी सहूलतें मुयस्सर ना हों। बुखारी ने दबी ज़ुबान में किसी ऐसी जगह पोस्टिंग का हवाला भी दिया जिसके बारे में मकामी अफसरान भी सोचना पसंद नहीं करते। मुझे इस वक्त एहसान अंकल और डिप्टी बशीर अली बड़ी शिद्दत से याद आए। शायद मैंने अपने आबाई शहर से दूर जाने का जो फैसला किया था वो दुरुस्त नहीं था। पटना में मेरे वालदैन का साया मेरे सर से ज़रूर उठ गया था, लेकिन फिर भी 10 अपने और 10 गैर जानने वाले मौजूद थे। ढाका मेरे लिए बिल्कुल अजनबी शहर था। यहाँ की तहजीब और बूदोबाश भी पटना से बहुत मुख्तलिफ था। इस दय्यारे गैर में सिर्फ एक कर्नल बनर्जी थे मैं जिन पर इन्हसार कर सकता था, लेकिन वहाँ झरना मौजूद थी जिसका वजूद गालबन बनर्जी को मंजूर नहीं था, लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत उसके साथ एक ही छत के नीचे गुजारा कर रहे थे। मेरा दिल चाहा कि बुखारी से मिलने के बाद सीधा उनके पास जाऊं और हालात के पेशे नज़र उनसे मशवरा मांगूं, लेकिन मैंने इस इरादे को तर्क कर दिया। बुखारी ने कॉन्फ्रेंस रूम से जाते जाते मुझे ये बावर कराने की कोशिश की थी कि रहीमुद्दीन के ख़ास आदमी उसे एक एक पल की खबर पहुंचाते रहते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से उन्होंने मेरा भी ताक़ुब किया। अगर बुखारी ने मुझे महज खौफज़दा करने की खातिर वो बात नहीं कही थी तो रहीमुद्दीन को कर्नल कमाल बनर्जी से मेरी मुलाकात का इल्म भी ज़रूर हो चुका होगा। खुद बनर्जी ने भी मुझे ताकीद की थी कि रहीमुद्दीन या दफ्तर के किसी और अमले को ये बात बताने से गुरेज करूं
कि मैं उनसे किसी तरह भी वाकिफ हूं। मेरा जहन बुरी तरह चकरा रहा था। महज अपनी ईमानदारी को बरकरार रखने की खातिर मैंने अपना वतन छोड़ दिया, लेकिन अब जो सूरत हाल दरपेश थी वो पटना से ज्यादा खराब थी। बुखारी की बातों से साफ जाहिर था कि वो मुझे हर कीमत पर नाजायज आमदनी के मजमूम कारोबार में मुलव्वस होना पड़ेगा। इनकार की सूरत में मेरी मुलाजमत खतरे में पड़ सकती थी। मुझे मुलाजमत से ज़्यादा ईमानदारी पसंद थी, लेकिन एक नए शहर में जहां कदम रखे मुझे 3-4 दिन ही गुजरे थे, मैं बुखारी जैसे गुर्ग जहां दीदा बैर मुंह लेने की पोजीशन में भी नहीं था। वो रहीमुद्दीन का दस्ते रास था। रहीमुद्दीन करोड़ों में खेलने का आदी था। मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ढाका में मेरे ऊपर अरसा हयात भी तंग कर सकते थे। मुझे सिर्फ 2-3 रोज की मोहलत दी गई। इस महदूद मुद्दत में मुझे अपनी जिंदगी और मौत का अहम फैसला करना था। मेरे पास कई तरीके थे। सबसे महफूज रास्ता ये था कि मैं मुलाजमत को खैर बात कहकर खामोशी से ढाका से वापस पटना चला जाता। दूसरा रास्ता ये भी था कि मैं हालात का डट कर मुकाबला करने पर आमादा हो जाता। बुखारी को साफ लफ्जों में बता देता कि मैं दयानतदारी से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। एक आखिरी तरीका ये भी मुमकिन था कि मैं फोन पर कर्नल कमाल बनर्जी को तमाम सूरत हाल से बाखबर कर देता। फिर जो मशवरा वो देते उसी पर आंख बंद करके अमल करता। मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो जलील ने मुस्कुराती नजरों से मेरा खैर मकदम किया। उसके जिस्म से मछली की बू आ रही थी। मुझे याद आ गया उसने कहा था कि वो आज मच्छी भात से मेरी तवाज़ा करेगा। इस गरीब को शायद ये इल्म नहीं था कि इस वक्त मुझे मच्छी भात से ज्यादा किसी ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो इस आड़े वक्त में मेरा साथ दे सकता, मेरे काम आने के काबिल होता, मुझे इस खाई में ऊंधे मुंह गिरने से बचा सकता जो मेरे लिए एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पहले से तैयार की गई थी। क्या बात है साहब? जलील ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। आप परेशान नजर आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उसे टालने की खातिर कहा। थोड़ी थकान है, कुछ देर आराम करूंगा तो जाती रहेगी। ठीक है साहब, आप लिबास बदल कर आराम करो, मैं रसोई में जाकर अपना काम करता हूँ। खाना तैयार होने के बाद जगा दूंगा। जलील किचन में चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया, जिसे जलील ने मेरी गैर मौजूदगी में बड़े सलीके से तरतीब दिया था। बारिश होने के सबब हवा में हल्की हल्की नमी बाकी थी। चुनाचा मैंने बालकनी का दरवाजा बंद किया और जूते उतारने के बाद लिबास तब्दील किए बगैर ही बिस्तर पर दराज होकर आंखें बंद कर ली। मेरे जहन में ख्यालात का हजूम ठाठे मार रहा था। मुझे इसका एक लम्हे पर गुस्सा आ रहा था जब मैंने पटना से तबादला कराने के बारे में सोचा। वहां रहकर मैं मुखालफतों का मुकाबला ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकता था, लेकिन ढाका में मेरा कोई यारो मददगार नहीं था और अब कदम आगे बढ़ाकर पीछे पलटना भी मेरे इख्तियार की बात नहीं थी। लेकिन मैंने एक बात का फैसला बहरहाल कर लिया कि हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मैं खुद को रिश्वत और बददियानती के घनौने कारोबार में किसी कीमत पर मुलव्वस नहीं होने दूंगा, ख्वाह इसके लिए मुझे कितने ही मसाइब व अलाम का सामना क्यों ना करना पड़े। मेरा जहन उलझा हुआ था। बुखारी की लच्छेदार बातों ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मैं बड़ी उम्मीदों से तबादला करा के एक नए शहर में सुकून की सांस लेने की गरज से आया था। मुझे अपना मुस्तकबल संवारना था, कदम जमाकर खड़े होने की खातिर मनसूबा बंदी करनी थी। लेकिन पहले ही संगे मील पर मैं कोई ऐसा दरमियानी रास्ता तलाश करने की फिक्र में था जिससे मेरी मुलाजमत भी बरकरार रहती और रहीमुद्दीन को मुझसे किसी शिकायत का मौका भी ना मिलता। पटना से रवानगी के वक्त बशीर अली ने जो मुझे मशवरे दिए थे वो मेरे जहन में गुडमुड हो रहे थे। मैं किसी एक आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ था जब न जाने किस वक्त तफक्करात के हजूम ने यलगार की और मेरा जहन माऊफ होकर रह गया। नींद का गलबा इतना शदीद था कि मैं ख्वाबों की वादियों में डूबता चला गया। लेकिन बुखारी का तसव्वुर इस वक्त भी किसी भूत की तरह मेरे जहन पर सवार था। उसके जुमले रह रह कर मेरे कानों में सजाए बाज गश्त बनकर गूंज रहे थे।
ईमानदारी का ढोंग इस तरह रचाओ कि किसी को तुम्हारी जानब उंगली उठाने का मौका ना मिले, लेकिन काम वो करो जिससे तुम्हारी माली हालत भी मुस्तहकम रहे और अफसरान भी खुश रहें। जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं उनके बारे में किसी दूसरे से मशवरा करने की गलती मत करना, वरना मुमकिन है तुम्हारी पोस्टिंग किसी ऐसे दूर दराज इलाके में कर दी जाए जिसके बारे में दूसरे सोचना भी पसंद नहीं करते। मेरे डूबते जहन में बुखारी के जुमलों की बाज गश्त जारी थी जब किसी के कहके की आवाज़ ने मेरी तवज्जो अपनी सिमत मबजूल कर ली। मैंने नजरें घुमाकर देखा। वो गठे हुए जिस्म का एक हट्टा कट्टा दराज कद शख्स था जिसने अपने जिस्म पर गेरवे रंग की खद्दर की एक चादर लपेट रखी थी। उसने जिस्म पर भभूत मल रखी थी। उसका सर अंडे के छिलके की मानद साफ था, लेकिन उसकी दराज और गहरी सियाह चुटिया बल खाती उसके कुशादा शीनों पर लहरा रही थी। उसकी पेशानी पर सर घुटे होने के सबब कुछ ज्यादा ही कुशादा नजर आ रही थी, जिस पर संदल का लेप बल खाता दिखाई दे रहा था। उसके गले में कई किस्म की मालाएं झूल रही थीं। सीने पर घने स्याह बाल थे। बड़ी बड़ी आंखों में एक मकनातीसी कशिश मौजूद थी। उसकी पलकें साफ थीं। वो सीना ताने मेरे सामने खड़ा मुझे बड़ी गहरी और दिलचस्प नजरों से घूर रहा था। उन निगाहों में ऐसा सहर था कि मैं उसकी जानब से अपनी नजरें ना हटा सका। इस किस्म के साधु, जोगी और पंडित पुजारी मैं पटना में भी देख चुका था, लेकिन मुझे कभी उनके करीब जाने या उनसे दूब गुफ्तगू करने का इत्तफाक नहीं हुआ था। चुनाचा इस वक्त किसी पुजारी या जोगी को अपने करीब देखकर मुझे हैरत ही हुई। उसके घूरने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे बहुत अरसे से जानता हो, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने उसे उस रोज़ पहली बार देखा था। कौन हो तुम? मैंने सपाट लहजे में दरियाफत किया। इस तरह आंखें फाड़े मुझे क्या घूर रहे हो? मैं देख रहा हूँ बालक कि इस समय तुझे कोई बुद्धिया बेअक्ल कर रही है। तुझे किसी करवट चैन नहीं आ रहा। उसने सपाट मगर ठोस लहजे में कहा। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कदरे दुरुस्त लहजे में सवाल किया। धीरज बालक धीरज, वो अजीब मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराकर बोला। मन शांत ना हो, सामने घुप अंधेरा फैला हो तो मिनिश को बहुत सोच विचार करके कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं तेरा मित्र हूँ। उसने मेरी बात काट कर कहा। तुझे रास्ता दिखाने आया हूँ, मुक्ति का सीधा रास्ता, मगर मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने रूखे अंदाज में उसे टालने की कोशिश की। जोगियों से ऐसी बात नहीं करते बालक, उसने नरम लहजे में मुझे समझाने की खातिर कहा। मैं तेरी सहायता के कारण आया हूँ और तू मुझे धत्कार रहा है। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? मैंने उलझते हुए बेरुखी से दरियाफत किया। मैं सब कुछ जानता हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। जो बीत चुकी वो भी जानता हूँ, जो बीत रही है वो भी मेरी आंखें देख रही हैं, और कल तेरे ऊपर जो बीतने वाली है वो भी मेरी नज़रों से उजल नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम गलत जगह आ गए। मैंने उसकी बेसरो बातों पर झल्लाते हुए कहा। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तुम कौन हो ये बात सीताराम के सिवा और कौन जान सकता है? उसने मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराते हुए बड़े एतमाद से कहा। क्या मतलब? मैं उसकी बात पर चौंके बगैर ना रह सका। मतलब भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा, परंतु इस समय मैं तुम्हारे पास किसी और कारण से आया हूँ। उसने यकलख्त संजीदगी इख्तियार कर ली। मिनिश का दारू होता है। तुम्हारे मन में क्या खलबल हो रही है वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम कोई चिंता मत करो। जो मूर्ख तुम्हारा बुरा सोच रहे हैं वो अपने इरादे में कभी सफल नहीं होंगे। होगा वही जो तुम चाहोगे। मैंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वजाहत तलब नजरों से सीताराम को देखता रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो बालक, ये बुखारी और रहीमुद्दीन तुम्हारे रास्ते की धूल हैं। इनसे घबराने की कोशिश मत करो। मैं उसकी जुबान से रहीमुद्दीन और बुखारी का नाम सुनकर कसमसाने लगा। तुम उन लोगों के बारे में और क्या जानते हो? मैं केवल इतना जानता हूँ कि मोरी की ईंट कभी चौबारे नहीं चढ़ सकेगी, परंतु तुझे मेरे साथ एक समझौता करना होगा। क्या? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। आज मैं तेरी बप्ता तेरी सारी चिंता दूर कर सकता हूँ।
लेकिन कल तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। सीताराम ने ठोस लहजे में अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तू सीधे रास्ते का मुसाफिर है, तेरे दुश्मन तुझे भटकाना चाहते हैं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा तो वह तुझे मजबूर नहीं कर सकेंगे। जो तू चाहेगा वही होगा, जो उनके मन में है वो कभी पूरा नहीं होगा। मैं मखमसे में पड़ गया। सीताराम मेरे लिए कतई अजनबी था, उसकी बातें भी मेरी समझ से बालातर थीं। मैं सोचे समझे बगैर एक गैर मुस्लिम को जुबान नहीं दे सकता था। मुझे ये ख्याल भी बेचैन कर रहा था कि उसे अचानक मेरा पता कैसे मालूम हो गया, कौन था वो, मुझसे क्या चाहता था। मेरे जहन में मुतअद्दिद सवालात उभर रहे थे। फिर एक ख्याल ने तेजी से सर उभारा, कहीं सीताराम भी बुखारी और रहीमुद्दीन का कोई खास आदमी तो नहीं। मुमकिन है वह मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीशे में उतार कर इस जाल में फंसाना चाहता हो जो मेरे लिए बिछाया जा रहा था। इस ख्याल के आते ही मैंने सीताराम को कदरे तीखी नजरों से देखा, लेकिन इससे बेशतर मैं उसे कुछ कहता। सीताराम मुझे तेज नजरों से देखते हुए बड़ी गंभीर आवाज में कहा, जिनके मन में खोट हो वो हमेशा धरती के ऊपर ही ऊपर भटकता रहता है। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तेरे भविष्य में क्या लिखा है। तेरे मन में मेरे लिए जो गंदे विचार डगमगा रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये तेरी भूल है मूर्ख। मैं अगर दुश्मनों का संगी साथी हूँ तो अपनी महान शक्ति के जरिए तेरा ध्यान पलट सकता था। मेरी आंखों का एक इशारा ही तेरे लिए बहुत होता। तू मुझे पहचानने में बड़ी भूल कर रहा है। तन की आंखें बंद कर ले, मन की आंखें खोल कर देख, अपनी बुद्धि इस्तेमाल में ला। ये समय भी बीत गया तो सारा जीवन अंधेरों में गुजार देगा। सीताराम, मैंने हिम्मत करके जवाब दिया, तुम जो बातें कर रहे हो वो मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही। मैं आंख बंद करके किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम अगर दोस्त बनकर मेरी मदद करने आए हो तो खुलकर साफ साफ बातें करो। सीताराम मेरा खरा जवाब सुनकर एक लम्हे को बल खाकर रह गया। फिर उसने मुझे घूरते हुए आंखें बंद कर ली। अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई शोभदाबाज मदारी मजमा को पूरी तरह अपनी तरफ मतवज्जा करने को इख्तियार करता है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाए रहा। वो मुतजाद कफियतों से दो चार होता रहा। कभी उसकी कुशादा पेशानी पर आड़ी तिरछी सलूटों का जाल बिखरने लगता, कभी उसके होंठ मुतहरिक नजर आने लगते, कभी वो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा कर जोर आजमाई शुरू कर देता। मैं उसकी एक एक हरकत का जायजा लेने में मसरूफ था। जब उसने कुछ देर बाद अचानक आंखें खोली, मुझे झरझरी आ गई। उसकी आंखों के ढेले सुर्ख अंगारों की मानव दहकते हुए नजर आ रहे थे। फिर उसकी ठोस और करख्त आवाज मेरे वजूद में गूंजती हुई बोली, मूर्ख, तूने सीताराम के महान शक्ति पर कीचड़ उछालने की कोशिश करके जो अपराध किया है उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। तूने मुंह फाड़ कर कहा था कि मेरी बातें तेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही। तूने जोगी सीताराम की दोस्ती को गलत रंग देने की भूल की है। तू नहीं जानता मेरा अपमान करके तूने जो पाप किया है उसका नतीजा क्या होगा। जोगी सीताराम की खून उबलती निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसकी ठोस आवाज मेरे वजूद को झंझोड़ रही थी। तेरे मन में यह ध्यान आया था कि मैं तेरे बैरियों से मिला हुआ हूँ। तूने कहा था कि आंख बंद करके तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, परंतु मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या जानता हूँ। अपनी कथा सुनना चाहता है तो सुन। तूने जब जन्म लिया था तो तेरे 3 बहन भाई इन संसार से मुंह मोड़ चुके थे। उनमें से कोई भी 9 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहा, लेकिन तू भाग्यवान है जो अभी तक जिंदा है। तेरे कुंबे के एक महान पुरुष को तेरा नाम बदलने का ध्यान आया था, परंतु उस समय देर हो चुकी थी। उसने दुनिया से मुंह मोड़ने से पहले अपने गले से जो माला उतार कर तेरे गले में डाली थी, उस माला ने तुझे तो लटेरों से बचा लिया, लेकिन तेरे माता पिता का वही अंजाम हुआ जो उनके भाग में लिखा जा चुका था। तूने जिंदा रहने के कारण बड़े पापड़ बेले हैं। तू पटना से मुंह मोड़कर यहाँ आ गया, परंतु यहाँ भी तुझे कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जोगी सीताराम मेरे बारे में जो कुछ बता रहा था उसका एक एक हर्फ दुरुस्त था। मैं फटी फटी नजरों से उसे देखता रहा। वो मेरी जिंदगी के तमाम नशीबो फराज से वाकिफ था। वो यकीनन पुर इसरार कुव्वतों का मालिक था, जो उसने मेरे दिल का हाल भी पढ़ लिया।
उसने दादा जान की मुतबरक तस्बीह का हवाला भी दिया। वो हकीम अंकल और डिप्टी बशीर अली से भी मेरे ताल्लुकार के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश क्यों की थी? वो किसी परछाई की तरह मेरी जिंदगी के एक एक लम्हे का ताकुब क्यों कर रहा था? उसने कहा था कि मैं अगर उसके साथ समझौता करूं तो फिर रहीमुद्दीन और तजम्मुल बुखारी मेरी मुट्ठी में होंगे। मैं जो चाहूंगा वही होगा। उसने इस कदर यकीन से मेरे बारे में वो सब बातें क्यों की थीं? क्या वो मावराई कुव्वतों का मालिक था? अगर था तो उसे मेरी क्या जरूरत पेश आ गई? उसके दिल में क्या था? क्या चाहता था वो मुझसे? मेरे दिलो दिमाग में फिर मुख्तलिफ सवालात उभरने लगे। उसने हकारत से मुस्कुराकर कहा, फिर डगमगाने लगा, फिर विचारों में गुम होकर भटकने लगा। तुम मुझसे क्या समझौता करना चाहते हो? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद उसे कुरीदने की खातिर दरियाफत किया। इस हाथ दे उस हाथ ले वाली बात मानना पड़ेगी तुझे। वो यकलख्त संजीदा हो गया। इसी में तेरी मुक्ति है। मैं तुम्हारे साथ समझौता कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैंने कुछ सोच कर जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मजहब या मेरे असूलों से टकराता हो। तुम जानते हो कि मैं मुसलमान हूँ और अपनी ईमानदारी की वजह से परेशानियों का शिकार हूँ। सौदेबाजी कर रहा है जोगी सीताराम से, उसने जहर खान से कहा। जो कुछ भुगत चुका है अभी तक उसमें मन नहीं भरा। बात सौदेबाजी की नहीं, एक मुसलमान के ईमान की है, और मैं किसी कीमत पर पाप और पुण्य का ध्यान मन से निकाल दे। वो तेजी से मेरी बात काट कर ठोस और सरसराते हुए लहजे में बोला, तू अभी बालक है, तू नहीं जानता कि ये संसार एक गोरक धंधा है। पाप और पुण्य के चक्रों में पड़ेगा तो अपनी असलियत भी भूल जाएगा। लेकिन मैंने फिर कहना चाहा, उसने मेरी बात काट दी। धर्म कर्म की बातें मन से निकाल दे, ये तेरे बस का रोग नहीं। उसने बड़े यकीन से कहा, आज जो तेरे हाथ आ रहा है उसे स्वीकार कर ले। कल के चक्कर में पड़ेगा तो भटक जाएगा। मुझे भटकना मंजूर है, लेकिन मैं गुनाह के किसी ऐसे रास्ते को नहीं अपनाऊंगा जो हमेशा मेरे ज़मीर को कचोके लगाता रहे। अपने कद से ऊंची बातें कर रहा है, जोगा सीताराम ने सपाट लहजे में कहा। एक बार फिर सोच ले, अगर समय हाथ से फिसल गया तो पछतावों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं मुलाजमत छोड़ दूंगा, मैंने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। जिंदगी गुजारने की खातिर कोई और रास्ता इख्तियार कर लूंगा। इस ध्यान को मन से निकाल दे मूर्ख, तेरे विवश में केवल एक ही रास्ता लिखा है। उसने मुझे घूर कर कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। जोगी का कहा मान ले, वरना हाथ मलता रह जाएगा। नहीं, मैंने फैसला कुल लहजे में कहा। मैं आंख बंद करके फैसला करने का आदी नहीं हूँ। तो फिर खुली आंखों से अपना अंजाम भी देख लेना। उसकी आंखों से शोले लपकने लगे। आज तू धर्म कर्म की बातें कर रहा है, लेकिन कल वही होगा जो देवी देवताओं को मंजूर है। तेरी ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी। तेरा धर्म भरशट होने में भी देर नहीं लगेगी। सुन रहा है मूर्ख, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, मैंने कहा। ख्वाब देख रहे हो जो कभी पूरा नहीं होगा। अभागी, समय की कदर कर। वो मुझे तेज नजरों से घूरने लगा। आज जोगी सीताराम तेरे पास चलकर आया है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल तुझे इस महान जोगी की याद सताएगी। याद रख, तुझे मेरे चरणों की सिवा कहीं और शर नहीं मिलेगा। तुम कुफर की बातें कर रहे हो, मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया। मुकद्दर के लिखे को दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। वो झल्लाकर बड़ी रौनक से बोला, मैं तेरा इंतजार करूंगा। तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। मेरी शक्ति अपरंपार है। याद रखना बालक, कल तुझे मेरी शक्ति की जरूरत पड़ेगी और तेरा धर्म कर्म का दावा भी धरे का धरा रह जाएगा। जाते जाते तुझे एक बात और बता दूं, जब तेरे ऊपर कोई बप्ता पड़े, बचाव का कोई रास्ता ना हो, हर तरफ घोर अंधेरा फैला हो और दम घुट रहा हो, तो सच्चे मन से मुझे याद कर लेना। मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। फिर इससे बेशतर कि मैं कोई जवाब देता, जोगी सीताराम का वजूद हवा में तहलील होकर मेरी नजरों से उज्जल हो गया। उसके बाद किसी ने मेरा हाथ थाम कर झंझोड़ा तो मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मैं अपने बिस्तर पर मौजूद था और जलील, जिसने मुझे जगाया था, मुझे हैरत से देख रहा था। आप किससे बात कर रहा था साहब? उसने मेरे होशियार होने पर दरियाफत किया। क्या बात कर रहा था? मैंने उससे पूछा।
آپ की बात समझ में नहीं आई, लेकिन सोते में आप कुछ गोल मटोल बातें कर रहे थे। हो सकता है ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की। दिन में ख्वाब नहीं आते साहब, जलील ने कहा। मैंने जलील की बात पर तवज्जो देने की बजाय घड़ी पर नजर डाली तो दोपहर के 3 बज रहे थे। जलील ने खाने को कहा तो मैं जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोने के इरादे से बाथरूम में चला गया। मेरे जहन में इस वक्त भी जोगी सीताराम की बेसरों बातें गूंज रही थी, जिसे मैंने अपना वहम करार देकर दिमाग से झटक दिया और वॉशरूम से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया, जहां जलील ने मछली और चावल की प्लेटें मेज पर सजा रखी थीं। 2 रोज तक कोई काबिले जिक्र वाकया पेश नहीं आया। मैं पाबंदी से दफ्तर जाता रहा। कुछ देर दफ्तर में वक्त गुजारता, फिर बुखारी मुझे अपने साथ लेकर इलाके में निकल जाता और शाम को मुझे अपार्टमेंट के नीचे छोड़कर चला जाता। उसके पास नई मोरस कार थी। उस जमाने में मोरस कार भी बड़े आदमियों के पास हुआ करती थी। बुखारी चौका रहीमुद्दीन का दस्ते राज था और बेईमानी के मामलात में बराबर का शरीक था, इसलिए मुझे उसके साहबकार होने पर तअज्जुब नहीं हुआ। अलबत्ता मैंने ये बात जरूर नोट की कि उन दोनों में बुखारी ने इन बातों के सिलसिले में फिर कोई जिक्र नहीं निकाला जो उसने पहले रोज कॉन्फ्रेंस रूम में की थी। शायद उसे मोहलत पूरी होने का इंतजार था। यह भी मुमकिन था कि उसकी ख्वाहिश ये रही हो कि मैं खुद बात छेड़ूं। पोस्टिंग चौका मेरी जरूरत थी, इसलिए इसको जुबान खोलने की ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं थी। मैंने इन दिनों में इससे इसरार भी किया था कि वो मेरे अपार्टमेंट में चलकर मेरे साथ चाय पिए, लेकिन उसने बड़ी खूबसूरती से मेरी बात टाल दी। बहरहाल दूसरे ही दिन मुझे उसके असर शौक का अंदाज उस वक्त हुआ जब जलील ने अपार्टमेंट में कदम रखते ही मुझे फोन लग जाने की इत्तला दी। साहब, आप बहुत ताल्लुकात वाला मालूम होता है, वरना इधर ढाका में फोन इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, इसलिए मुझे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मराआत हासिल हैं। मैंने उसे टालने की खातिर कहा, फिर गुस्ल करने के इरादे से वॉशरूम में चला गया। मैं यहाँ ये बता देना जरूरी समझता हूँ, मैंने 2 दिनों में बहुत गौर खोज के बाद ये फैसला कर लिया कि बुखारी की बात किसी कीमत पर कबूल नहीं करूंगा, ख्वाह मेरा तबादला किसी दूर दराज इलाके में ही क्यों ना हो जाए। मैं चौंका अपने काम से काम रखता और बलाई आमदनी से भी गुरेज करता, इसलिए मुझे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि मेरी तायनाती की कमाई वाली कुर्सी पर हो। अलबत्ता एक बात मुझे जरूर परेशान कर रही थी कि बुखारी से मुखालफत मूल लेने के बाद रहीमुद्दीन भी मेरा दुश्मन बन जाएगा। चुनाचा मैंने गुस्ल खाने से निकलकर ये फैसला किया कि पहली फुर्सत में कमाल बनर्जी को मुख्तसर हालात से जरूर आगाह कर दूं, ताकि उनका कोई मशवरा भी हासिल कर सकूं और उन्हें इस बात पर शिकायत का मौका ना मिल सके मैंने उन्हें हालात से बेखबर क्यों रखा। मैं लिबास तब्दील करके दूसरे कमरे में आया, जहां जलील ने चाय का एहतमाम कर रखा था। फोन भी करीब ही मौजूद था, लेकिन मैंने पहले गर्मा गर्म और महकती चाय के 2 घूंट लिए। फिर फोन के बारे में सोचा तो उसकी घंटी की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मेरे जहन में फौरी तौर पर 2 ख्याल उभरे, या तो बुखारी ने मुझे फोन किया होगा या फिर वो कॉल एक्सचेंज की जानब से होगी। बहरहाल मैंने रसूल क्रेडर से उठाकर कान से लगाकर हेलो कहने के बाद दूसरी तरफ से जब एक नस्वानी आवाज रस घोलती हुई मेरी कुव्वत समाज से टकराई तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। क्या मिस्टर आजर से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी, मैं आजर ही बोल रहा हूँ, मैंने संभल कर जवाब दिया। मैं कर्नल कमाल बनर्जी की मिसेज बोल रही हूँ। झरना की मशहूर कुन आवाज़ दोबारा उभरी। आपकी आज की मसरूफियात क्या हैं? जी कुछ भी नहीं, मैं बिला वजह गड़बड़ा सा गया, लेकिन जल्द ही खुद पर काबू पाते हुए बड़े मुहज्जब अंदाज में बोला, मैं अभी कर्नल साहब को फ़ोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि आपका फ़ोन आ गया। कमाल को भी आपकी कॉल का इंतजार था, झरना ने अपनी कनकती आवाज में कहा। 3-4 रोज से आपने अपनी खैरियत की कोई इत्तला जो नहीं दी। मुआज़रत ख्वाह हूँ, मैंने इनकसारी का इजहार किया। दरअसल दफ्तर की कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि नेवर माइंड, उसने मेरी बात काट कर कहा, आज डिनर आप हमारे साथ करेंगे। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। मैंने पहलू बदल कर कहा, क्या मैं कर्नल साहब से बात कर सकता हूँ?
डिनर का टाइम हमारे टाइम टेबल के मुताबिक ठीक 8 बजे होता है। वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना जरूरी है। झरना ने बात का जवाब देने की बजाय वक्त की पाबंदी का एहसास दिलाकर राब्ता मुंतके कर दिया। मैंने रिसीव रखकर फिर सोचना शुरू किया। झरना को मेरे फोन नंबर किस तरह मालूम हुआ? फोन बुखारी की सिफारिश पर लगा था, तो क्या बुखारी ने झरना को मेरे नंबरों से आगाह किया था? कर्नल की बजाय झरना को फोन पर बात करने की जरूरत थी, जबकि मैंने उन दोनों के दरमियान होने वाली रसाकशी को खास तौर पर महसूस किया। इसके अलावा कमाल बनर्जी ने मुझे ताकीद की कि मैं अपने और उसके मरासम का जिक्र दफ्तर के किसी आदमी से ना करूं। तो क्या खुद कर्नल को भी इस बात का इल्म नहीं कि बुखारी और झरना एक दूसरे से वाकिफ हैं? मेरा जहन उलझ रहा था जब फोन की घंटी दोबारा बजी। इस बार दूसरी जानब से बुखारी की आवाज सुनाई दी। फोन मुबारक हो, उसके लहजे में बड़ाई का एहसास झलक रहा था। मैं आपके तअल्लुक का कायल हो गया, मैंने संभल कर कहा। फोन की सहूलत फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तूने अभी बुखारी को पहचाना नहीं, उसने फिर मगरूराना अंदाज इख्तियार किया। एक बार मुझसे पूरी तरह वाकिफ हो जाओगे तो फिर तमाम जिंदगी किसी दूसरी तरफ नजर उठाने की गलती नहीं करोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हें किसी और ने भी फोन किया था? बुखारी के अगले सवाल पर मैं चौंका। उसका लबो लहजा चुगली खा रहा था कि उसे झरना का इल्म हो चुका है। गोया मेरा अंदाजा गलत नहीं था। झरना और बुखारी एक दूसरे से जरूर वाकिफ थे। ना होते तो बुखारी को खास तौर पर वो सवाल करने की जरूरत कभी पेश ना आती। मैं अभी ज़हनी जिम्नास्टिक करने में मसरूफ था कि बुखारी ने चुभते हुए लहजे में कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या खुलबली मची होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम बिला वजह हैरान हो रहे हो। मैं तुम्हारी मुश्किल हल किए देता हूं। झरना कमाल को तुम्हारा नंबर मैंने ही दिया था। तुम उसे किस तरह जानते हो? मैंने गैर इख्तियारी तौर पर पूछ लिया। सिर्फ मैं ही नहीं, ऑफिसर क्लब में आने वाले आधे से ज्यादा मेंबरान झरना को बहुत करीब से जानते हैं। इस बार बुखारी का लहजा मैनी खेज था। क्या तुम उसे देखकर उसके रख रखाव से मुतासर नहीं हुए? मेरी उसकी मुलाकात इत्तफाकिया हुई थी। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कुछ सोचकर जवाब दिया। पटना से रवाना होते वक्त मेरे एक बुजुर्ग ने कमाल बनर्जी के नाम एक खत दिया था। मैं इसी सिलसिले में रिटायर्ड कर्नल की कोठी पर गया था। हमारी मुलाकात का वक्फा 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं था। फिर उस वक्त जब मैं रुखसत हो रहा था तो मिसेस कमाल आ गईं। हमारा तारुफ रस्मी तौर पर हुआ। फिर मैं वापस आ गया। क्या तुम उसे मिसेस कमाल कहना पसंद करोगे? क्या मतलब? मैं कसमसा कर रह गया। तुमने उन दोनों की उम्रों का फर्क महसूस नहीं किया या जानबूझकर मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? बुखारी ने बेतकल्फी का इजहार किया। इस किस्म के बेजोड़ शादियां हमारे मुआशरे में कोई अनोखी बात नहीं। मैंने संजीदगी बरकरार रखी। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? झरना ने शायद तुम्हें डिनर पर बुलाया है। बुखारी ने फिर मुझे हैरान करना चाहा। हाँ, मैंने लापरवाही से कहा। कर्नल शायद अपने दोस्त के सिलसिले में मुझसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता होगा। मुमकिन है तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर मशवरा दूंगा कि कर्नल से दफ्तरी मामलात के बारे में कोई बात करने की गलती ना करना। हो सके तो कर्नल की कोठी से भी दूर दूर ही रहना। कोई खास वजह? मैंने पूछा। बुखारी का तहक्कुमाना अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। बास कर्नल का नाम सुनना पसंद नहीं करता। बुखारी ने संजीदगी से बात जारी रखी। मैं तफसील नहीं जानता, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बास और कर्नल के दरमियान कोई पुरानी दुश्मनी है। तुमको अगर मेरी बात पर एतमाद ना हो तो बराह रास्त कर्नल से तस्दीक कर लेना। मैं कोई जवाब देना चाहता था, लेकिन बुखारी ने अपना जुमला मुकम्मल करके लाइन काट दी। मैंने चाय का घूंट लेकर बुखारी के जुमलों पर गौर करना शुरू किया तो मुझे इसकी बातों में वजन महसूस हुआ। झरना और कमाल बनर्जी की उम्रों में जो फर्क था वो कोई अंधा भी टटोल कर महसूस कर सकता था। ऐसी सूरत में झरना का अपने लिए दूसरे मौके तलाश करना कोई तअज्जुब खेज बात नहीं थी। वो जवान थी, खूबसूरत थी। उसे भी दूसरों की तरह तफरीहात में दिलचस्पी लेने का हक हासिल था। ऑफिसर क्लब में जाकर वो तन्हा तो वक्त नहीं गुजार सकती थी। उसके 2-4 वाकफकार भी जरूर होंगे। उन वाकफकारों की वजह से रकीबों की तादाद भी बढ़ गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं हो सकता कि वो बद किरदार भी होगी।
लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद एक सवाल बहरहाल मेरे जहन में बार बार पुल बुला रहा था कि उम्रों के वाज़ा फर्क के बावजूद वो कौन सी ऐसी मजबूरी दरपेश थी जिसने उन दोनों को एक दूसरे को कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। चाय पीने के बाद मैं अपार्टमेंट से निकलकर बाहर आ गया। ढाका का मौसम आमतौर पर अंगड़ाइयां लेता रहता था। अभी धूप नहीं निकली हुई थी। अचानक बादलों की टुकड़ियां घिर कर आईं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मकामी लोग इसके आदी थे और लुत्फ अंदोज भी होते थे, मगर मेरे लिए धूप छांव का वो खेल नया था। बहरहाल इस वक्त मौसम निखरा निखरा था। बाजार में खासी चहल भी थी। मैं महज कुछ देर टहलने के इरादे से निकला। बाजार से 2-1 चीजें यूं ही खरीद लीं। फिर तकरीबन 1 घंटे तक चहलकदमी करने के बाद वापस लौट रहा था कि अचानक एक मोड़ पर सरोज से मडभीड़ हो गई। मुझे जिस रोज से बुखारी के साथ अटैच किया गया था, सरोज के रवैये में नुमाया तब्दीली आ गई थी। वो मुझसे ना जाने क्यों खींचा खींचा रहने लगा था। मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। चुनाचा मेरा ख्याल था कि इस वक्त भी मुझसे कतरा कर गुजर जाएगा, लेकिन वो मेरे सलाम का जवाब देने के बाद गर्म जोशी से हाथ मिलाकर बोला, आप यहाँ कहाँ? करीब ही एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैंने उसे पता बताते हुए कहा। इस वक्त यूं ही जरा घूम फिर कर बाजार का जायजा ले रहा था। ढाका पसंद आया? अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। इतनी जल्दी क्या राय कायम कर सकता हूँ? और कैसी गुजर रही है? सरोज ने दबी जबान में पूछा। मैं समझ गया कि वो बुखारी के सिलसिले में खरीदना चाहता था। मुझे आपसे एक शिकायत है, मैंने लोहा गर्म देखकर कहा। उस रोज कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आने के बाद आपने मुझे पहचानने में कुछ तकल्लुफ से काम लिया। मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन उसकी वजह भी थी। क्या मुझसे कोई कोताही सरजद हो गई? मैंने अपनायत का इजहार किया तो वो होंठ चबाते हुए बोला, मुझे आपके बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि आप एक ईमानदार और बाअसूल अफीसर हैं। इसका अंदाजा कैसे हुआ आपको? आपकी पर्सनल फाइल देखकर। ओह, मैंने इत्मीनान का सांस लिया, फिर मुस्कुराकर बोला, ईमानदार होना कोई ऐसा जुर्म भी नहीं कि लोग खुशी का इजहार करके कतराने लगे। मैंने उसे पहली मुलाकात की बात याद आई तो वो मुझे इस तरह देखने लगा जैसे इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि मुझ पर किस हद तक एतमाद कर सकता है। मैंने मौका से फायदा उठाते हुए संजीदगी से कहा, मिस्टर सरोज, मैं आपको एक बात बता देना जरूरी समझता हूँ। मुझे मिस्टर बुखारी के साथ जरूर अटैच कर दिया गया है, लेकिन शायद मैं वो रंग कभी कबूल ना कर सकूं जिसमें वो मुझे रंगना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। सरोज ने मुझे गैर यकीनी नजरों से देखा। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप जरूरत से ज्यादा मोहतात रहने के आदी हैं। आप जिस कुर्सी पर हैं उसका तकाजा भी यही है, लेकिन मैं ये फैसला कर चुका हूं कि ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह मेरा तबादला कितनी ही खराब जगह क्यों ना कर दिया जाए। ये आपका जाती फैसला होगा, मगर यहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ कोई मुकामी अफीसर भी जाना पसंद नहीं करता। सरोज ने भी वही पहले वाली बात की जो मुझे बुखारी ने पहली मुलाकात में गालबन खौफजदा करने की खातिर बताई थी। इसका भी एक हल है मेरे पास, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। वो क्या? मैं मुलाजमत से इस्तीफा दे दूंगा, कुछ अरसे धक्के खाऊंगा, फिर कहीं ना कहीं। क्या आप इस बात का इजहार बुखारी पर कर चुके हैं? उसने मेरी बात काट कर पूछा। अभी इसकी नौबत नहीं आई, मैं आपको इसका मशवरा भी नहीं दूंगा, सरोज ने दाएं बाएं देखकर मदम लहजे में कहा। जो लोग खतरनाक और अंडरग्राउंड माफिया से ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को किसी कीमत पर पसंद नहीं करते कि उनका कोई शिकार उनके हाथ से निकल जाए। मुमकिन है आपका ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन मैं इतना कमजोरी शिकार भी नहीं हूँ कि कोई जबरदस्ती मेरे बालों पर नोचने की कोशिश करे और मैं फड़फड़ा भी ना सकूं। आपको अभी शायद अंदाजा नहीं उनके हाथ कितने लंबे हैं, सरोज ने दोस्ताना लहजे में कहा। मैं आपसे फिर किसी मुनासिब मौका पर राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा, मगर मेरी दरख्वास्त है कि आप फिलहाल अपने दिल का भेद अपनी जात तक ही महदूद रखें, इसी में आपकी बेहतरी है। सरोज मेरा पता और फोन नंबर मालूम करके लंबे लंबे ढग भरता आगे निकल गया। उसकी बातें मेरे लिए परेशान कुन थीं। जिस अंदाज में उसने मुझे मुहतात रहने का मशवरा दिया था
اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی ایسی سازش سے ضرور واقف تھا جس میں مجھے ملوث کرنے کی باقاعدہ پلاننگ پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ بخاری کی باتوں سے بھی مجھے یہی اندازہ ہوا کہ وہ ہر قیمت پر مجھے اپنے سانچوں میں ڈالنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ وہ جو جال بن رہا تھا اس میں رحیم الدین کی مرضی بھی ضرور شامل رہی ہوگی۔ میں سروش کے جانے کے بعد کچھ دیر گمسم کھڑا خلا میں گھورتا رہا، پھر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ حالات جس انداز میں کروٹیں بدل رہے تھے میں ان کا عادی نہیں تھا، اس لیے میری پریشانی حق بجانب تھی۔ ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ کسی کو اپنے بارے میں اطلاع دیے بغیر خاموشی سے پٹنہ واپس چلا جاؤں اور ایسی ملازمت کو ہمیشہ کے لیے لات مار دوں جس میں قدم قدم پر مجھے ذہنی کوفت اور دشواریاں پیش آ رہی تھیں۔ لیکن پھر میں نے اپنا خیال ترک کر دیا۔ میں بزدلی کا ثبوت دے کر فرار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں جس کی فکر میرے پیر کی بیڑی بنتی۔ چنانچہ میں نے طے کر لیا کہ جو حالات بھی پیش آئیں ان کا مردانہ وار مقابلہ کروں گا، خواہ اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا اور کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے بستر پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ جلیل کو میں نے تاکید کر دی کہ وہ مجھے 7 بجے ہوشیار کر دے۔ ٹھیک 7:15 بجے میں گھر سے تیار ہو کر نکلا۔ بنرجی کی کوٹھی 20 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ چوکیدار کو میرے آمد کی اطلاع پہلے سے تھی، اس لیے مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا۔ میرا ذہن اس وقت بھی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بخاری کو معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے بنرجی کی کوٹھی پر بلایا گیا ہے۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ میں آئندہ بنرجی سے دور رہنے کی کوشش کروں۔ میں سروش کی باتوں پر بھی غور کر رہا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق بخاری کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا سے بھی تھا۔ اس نے واضح طور پر رحیم الدین کا بھی نام لیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس شیطان صفت آدمی کی جڑیں بھی اندر ہی اندر دور تک پھیلی ہوں گی۔ میں نے بہت غور و خوض کے بعد فیصلہ کر لیا کہ جب تک بخاری اور رحیم الدین کی چالیں کھل کر میری سمجھ میں نہ آ جائیں میں اپنی زبان بند ہی رکھوں گا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنے خیالات میں مستغرق تھا کہ خوشبو کا ایک معطر جھونکا میرے وجود پر طاری ساری کسل مندی کو دور کر گیا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جھرنا اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی۔ پہلے روز کے مقابلے میں آج وہ زیادہ حسین قیامت نظر آ رہی تھی۔ میں احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دوسروں کے لیے کچھ بھی سہی، لیکن میرے لیے بنرجی کی بیوی تھی، اور بنرجی وہ واحد شخص تھا کہ میں ڈھاکہ میں جس پر انحصار کر سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کی زحمت سے دوچار ہونا پڑا، جھرنا نے مسکرا کر کہا، پھر بڑی تمکنت سے قدم اٹھاتی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ایک ایک ادا قیامت تھی، اس کی آواز کا ترنم، اس کے بل کھا کر چلنے کا دل فریب انداز، ناگن کی طرح بل کھاتی سیاہ اور دراز زلفیں جو اس کے شانوں پر مچل رہی تھیں، اس کے وجود سے پھوٹتی ہوئی سوندی سوندی مہک، اس کی آنکھوں کی مستی، اس کے مخروطی ہونٹوں کا گداز، اس کے گالوں پر پھوٹتی ہوئی شفق جیسی سرخی۔ میں ایک لمحے کو اس کے حسن کے سحر میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ وقت کے پابندی ہیں، وہ میری آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے بولی۔ ایسے لوگ مجھے سخت ناپسند ہیں جو وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، میں نے کسمسا کر جواب دیا۔ جی ہاں، میں آپ کے خیال سے متفق ہوں۔ ملازم کھانے لگا رہا ہے، وہ میری بخلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے شوخی سے بولی۔ آپ کو زیادہ بھوک تو نہیں لگی؟ جی نہیں، میں نے پھر مختصراً جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ کرنل سے آج آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس نے پہلو بدل کر اپنی بات جاری رکھی۔ ان کے ایک دوست کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، اس لیے مجبوراً انہیں وہاں جانا پڑا۔ مجھے بھی ایک سوشل میٹنگ میں جانا تھا، لیکن کرنل نے مجھے پابند کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کا خیال رکھوں۔ سوری، میری وجہ سے آپ کا پروگرام بھی خراب ہوا۔ میں نے اخلاقی طور پر جملہ کہنا ضروری سمجھا۔ کرنل بتا رہے تھے کہ آپ آبکاری کے محکمے میں ہیں۔ اس نے شان بے نیازی سے سوال کیا۔ جی ہاں، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔
آپ کو فی الحال غالباً مسٹر بخاری کے ساتھ انڈر ٹریننگ رکھا گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں انسپکٹر بخاری کو میں غیر اختیاری طور پر سوال کر بیٹھا۔ تھوڑی بہت واقفیت ہے، اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، پھر مجھے بھرپور نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، ایک بات کہوں، اگر ناگوار خاطر نہ گزرے، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کی کسی بات کا برا مناؤں گا؟ کرنل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بہت ایماندار، نیک اور معصوم آدمی ہیں، اس نے زیر لب مسکرا کر کہا، پھر مجھے قاتل نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، میری ذاتی رائے بھی کرنل کی فراہم کردہ معلومات سے ملتی جلتی ہیں۔ جرنا نے اس قدر بے باکی سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ وہ مجھے اس انداز میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی ماہر نفسیات اپنے کسی مریض کے مرض کی تشخیص میں مہو ہو۔ میں جواب میں کچھ کہنے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ ملازم نے آ کر ڈنر تیار ہونے کی اطلاع دی۔ جرنا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا، پھر صوفے سے اٹھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تشریف لائیے، باقی گفتگو کھانے کے دوران ہوگی۔ میں جرنا کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کے خوابناک ماحول کو دیکھ کر ایسا ہی لگا جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے VIP روم میں آ گیا ہوں۔ شیشے کی گول میز پر صرف 4 کرسیاں موجود تھیں۔ میز پر ڈشیں پہلے سے تیار تھیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں سرو کرنے والا کوئی ملازم نظر نہیں آیا۔ میں جرنا کے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو اس نے مسکرا کر کہا، یہ میرا ذاتی ڈرائنگ روم ہے جہاں صرف مخصوص لوگوں کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، لیکن میں تو کوئی خاص آدمی نہیں ہوں۔ میں نے سنبھل کر کہا، میں آپ کی بات تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس نے پہلی بار قدر سنجیدگی سے جواب دیا، کرنل بہت مغرور اور الگ تھرگ رہنے کے عادی ہیں، ان کے ملنے جلنے والوں میں عام حیثیت کے آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں۔ میں نے اس بار جرنا کے سراپے پر ایک نظر ڈال کر قدرے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تو اس کے حسین چہرے پر ایک لمحے کو نفرت اور حقارت کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ پھر اس نے خود پر قابو پانے میں دیر نہیں لگائی اور میز پر رکھی ڈشوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے دوران ہمارے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ مجھے اصرار کر کے ایک ایک چیز کھلا رہی تھی۔ کھانے کے دوران وہ کسی مشروب کے گلاس کو اٹھا کر بار بار اپنے گلابی ہونٹوں سے لگا لیتی۔ میں نے اس کی پیروی میں اپنا گلاس اٹھا کر 1-2 گھونٹ لیے۔ وہ اناناس اور کسی تلخ فروٹ کا کاکٹیل لگ رہا تھا جس میں پہلی بار میں استعمال کر رہا تھا۔ مسٹر آذر، اس نے باتیں بڑھتے کرتے اچانک میری طرف دیکھ کر سپاٹ آواز میں کہا، کیا آپ مجھے اپنی عمر بتانا پسند کریں گے؟ میں اس اچانک سوال پر گڑبڑا گیا۔ گلاس اٹھا کر ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا، 26-27 سال۔ میری عمر کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ جی میں سمجھا نہیں۔ میں نے اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت وجود میں کسی کرب آمیزش اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ کرنل کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، اس نے تلخ انداز میں کہا۔ میری عمر اس سے آدھی بھی نہیں، لیکن میں کرنل کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، بالکل اس طرح مسٹر آذر جس طرح آپ کو اپنی فطرت اور مرضی کے خلاف بخاری جیسے ناپسندیدہ افیسر کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ جرنا کا جملہ میرے دل و دماغ پر کسی بم کی طرح پھٹا۔ وہ ایک ہی جملے میں بڑی لمبی کہانی بیان کر گئی تھی۔ میں اس کی نجی زندگی سے قطعی ناواقف تھا۔ مجھے یہ بھی مطلق علم نہیں تھا کہ اس کی اور کرنل کی شادی کس مجبوری کا نتیجہ تھی، لیکن اس نے جس انداز میں میری اور اپنی مثال پیش کی، اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بخاری کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو ایک دن بھی اس کے ساتھ نہ رہنے دیتی، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے یک لخت خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے دبی زبان میں دریافت کیا۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح میں کرنل کی زندگی سے فرار حاصل نہیں کر سکتی، بالکل اس طرح آپ کو بھی بخاری کی ایک ایک ناپسندیدہ حرکتوں کو بھگتنا ہوگا۔ اس کے ہر جائز اور ناجائز خواہشات کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ جرنا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں اگر یہ کہوں کہ میں اور آپ ایک ہی کشتی کے دو سوار ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ میں آپ کی ذاتی زندگی اور معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔
इसलिए कुछ कहने से माजूर हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़ात पर मुकम्मल इख्तियार है। मैंने पहलू बदल कर जवाब दिया। बुखारी भी मेरी तरह एक इंस्पेक्टर ही है, मेरा अफीसर नहीं, जो उसके हुक्म पर चलने पर मजबूर हो सकूं। और अचानक मेरे जहन में सरूज के जुमले उभरे तो मैं मुहतात हो गया। फिर खूबसूरती से बात बनाकर बोला, वैसे कबल अज वक्त कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। मैं देखूंगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगर हालात आपके हक में नासाजगार साबित हुए तो, झरना ने मुझे घूरते हुए सपाट आवाज में दरियाफ्त किया, तो देखा जाएगा। मैंने उसे फिर टालना चाहा। मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, इतनी जल्दी कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, और ये भी मुमकिन है कि मिस्टर बुखारी के लिए जो बातें मशहूर कर दी गई हैं वो उनकी दुश्मनी की उड़ाई हुई हों, उनमें सदाकत कम और झूठ की अमीज़श ज्यादा हो। आप शायद मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं। झरना ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े एतमाद से कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि कर्नल और बुखारी की जात से मेरा और आपका छुटकारा एक मोजज़ा होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कर्नल साहब से इस कदर खौफजदा क्यों हैं? मैंने दबी जबान में पूछा। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो बड़ी नफरत से बोली, मैं कर्नल से कभी खौफजदा नहीं हुई। उसने मुझे जिस पिंजरे में कैद करने की कोशिश की थी, मैंने उसकी सारी तीलियां जलाकर रख दी हैं, लेकिन अभी आपने फरमाया कि मैंने गलत नहीं कहा। वो मेरी बात काट कर बोली, मेरी और कर्नल की शादी एक मजबूरी का सौदा थी जिसे हम दोनों निभाने पर मजबूर हैं, लेकिन मैं उसकी गुलाम कभी नहीं रही। ये और बात है कि हम दोनों आखिरी दम तक एक दूसरे के वजूद से अलहदा नहीं हो सकते। मैं इस कोठी में कैद होने के बावजूद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। झरना की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो मुझे नफ्सियाती मरीजा लग रही थी। जिस तरह हर शख्स को सर छुपाने और रात गुजारने की खातिर एक जगह दरकार होती है, इसी तरह मैं भी इस कोठी के छत के नीचे बसेरा करने पर मजबूर हूँ। कर्नल भी कोई खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार रहा। मैंने अक्सर महसूस किया है कि वह मुझसे छुटकारा हासिल करने के बहाने तलाश करता है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। शायद इसलिए कि मुझे कर्नल की सूरत में एक मजबूत सहारे की जरूरत है। उसके लहजे में दुनिया जहान की तलखियां सिमट आई थीं। फिर वो यकलख्त कुछ सोचकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे शायद इस वक्त आपसे इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उसके होंठों पर दोबारा जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहटें रक्स करने लगीं। मैंने महसूस किया कि वो खुद पर काबू पाने की हैरत अंगेज सलाहियतों की मालिक थी। एक लम्हा कबल वो कर्नल का जिक्र करते वक्त किसी जहरीली नागन की तरह बल खा रही थी, और अब दोबारा बड़े चाव से मुझे खाना खिलाने में मसरूफ हो गई। बहुत तकल्फी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। खाने के बाद हम दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए। मैंने जो मशरूब पिया था उसने मेरे जहन को बोझल बोझल सा कर दिया। नींद का हल्का हल्का खुमार भी तारी हो रहा था। मैंने ऐसे एक दो बार वापसी की इजाजत चाही। कर्नल की गैर मौजूदगी में मेरा वहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। ये भी मुमकिन है कि बुखारी या रहीमुद्दीन का कोई खुफिया आदमी मेरी जासूसी में लगा हो। मैं झरनों की बातों से बचना चाहता था, लेकिन उसने मुझे जाने की इजाजत नहीं दी। बार बार यही कहती रही कि शायद कर्नल वापस आ जाए और आपकी मुलाकात हो जाए। मैं भी ये सोचकर उसकी बात मान गया कि अगर कर्नल से मुलाकात हो गई तो दोबारा आने की जहमत से बच जाऊंगा। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरे जहन पर तारी होने वाली गनूदगी भी बढ़ती जा रही थी। मेरा ख्याल है कि कर्नल के आने में देर भी हो सकती है, झरना ने मेरी कफियत को महसूस करते हुए कहा। फिर सोफे से उठते हुए बोली, लेकिन जाने से बेशतर मैं आपको कुछ पेंटिंग जरूर दिखाऊंगी। क्या आपको मुसव्वरी से भी कुछ लगाव है? मैंने पूछा और खुद को संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे नहीं, कर्नल को, उसने कुछ अजीब अंदाज में कहा। वो अब सिर्फ खूबसूरत चीजों को कैनूस पर मुंतकिल करके ही अपने शौक की तस्कीन करता है। मैं झरना के जुमले का मफहूम ना समझ सका। वो बड़ी बेतकल्फी से मेरा हाथ थामकर कोठी के निचले हिस्से में ले गई। मेरा जहन नींद से बोझल हो रहा था, लेकिन वो मुझे जिस कमरे का कफल खोलकर अंदर ले गई,
वहां कदम रखते ही उसकी बातों का जीता जागता मफहूम मेरी निगाहों के सामने रक्स करने लगा। मैं फटी फटी नजरों से झरना की उन उड़िया और मुख्तलिफ पोज में बनी हुई पेंटिंग्स को देखने लगा जो किसी तौर भी तहजीब के दायरे में शुमार नहीं की जा सकती थी। कमरे में चारों तरफ खूबसूरत फ्रेमों में इसी किस्म की अखलाक सोज तस्वीरें आवीज़ा थीं। मेरे जहन पर तारी नशा दो आतशा होने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ जिसका एक एक मंजर बड़ा हैजान खेज था। मेरे जिस्म पर बेशुमार चींटियां रेंगने लगीं। मेरे जज्बात को बिच्छू डंक मारने लगे। अनगिनत कन खजूरे मेरे वजूद पर सरसराने लगे। मैं अजीब कैफियतों से दो चार था। मुझे हैरत थी कि झरना को मेरे सामने कर्नल के इस बेहुदा शौक की नुमाइश की क्या ज़रूरत थी। मेरे तनफ़्फ़ुस की रफ्तार डानोडोल हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि झरना से किस तरह नज़रें चार करूं। मिस्टर आज़र, मेरे कानों में झरना की आवाज़ उभरी, क्या सिर्फ बेजान तस्वीरों से दिल बहलाते रहोगी? मैं चौंक कर पलटा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। झरना लिबास की कैद से आज़ाद मेरी तरफ बड़ी हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी निगाहों में अभी तक शबे विसाल की तशंगी तैर रही थी। मेरे हल्क में कांटे चुभने लगे। मेरा वजूद किसी तूफान की जिद में आए हुए कमज़ोर दरख्त की मानद लड़खड़ाने लगा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मेरे इरादे से ज़्यादा झरना की बफरी हुई ख्वाहिशात का दखल था। मैं वक़्त, माहौल और हालात के मंझधार में डूबता चला गया। डूब कर उभरा तो मुझे अपने आप से नफरत महसूस होने लगी। मैं गिलाज़त के जिस दलदल में सर तापा लथड़ चुका था उसके दाग मिटाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कितनी देर कैफ़ो मस्ती से दो चार रहा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन होश में आने के बाद मैं नदामदों के बोझ तले दबा सिसक रहा था। जो गलती सरजद हो चुकी थी उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं थी। मेरी शराफत और पाकीज़गी का भरम खाक में मिल चुका था। मेरे जहन में गर्म आंधियों के झक्कर चल रहे थे। मैं जिन बेहुदा तस्वीरों को देखकर बहका था अब वो मेरी कम हिम्मती पर मुस्कुराती महसूस हो रही थी। मेरे दिमाग में गनूदगी के बादल अब भी मंडला रहे थे। मेरे ज़हन में एक ख्याल बड़ी तेज़ी से उभरा। अनानास के जूस में शायद कोई नशा आवर चीज़ ऐसी ज़रूर शामिल थी जिसने मेरे हवास को मुअत्तल कर दिया। इस ख्याल के आते ही मैं कांप उठा। हर चंद के मैं इस हराम शय के जूस में जो मिलावट से नावाकिफ़ था, लेकिन ये एहसास ही मेरे लिए मौत की अज़ियत से कम नहीं था कि शराब मेरे खून में शामिल हो चुकी थी।